उस्मान सेठ का जन्म आज के कर्नाटक के बेंगलुरु में साल 1887 में देश के सबसे प्रतिष्ठित रईस मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता गुजरात के कच्छ में कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे जो बेंगलुरु में आकर बस गए थे। असल में देखा जाए तो उस्मान सेठ की दौलत और संपत्ति उनके दादा यूसुफ मोहम्मद पीर की कमाई हुई थी जो बाद में हाजी उस्मान को विरासत में मिली। हाजी उस्मान सेठ वो व्यक्ति थे जिनकी कैश फार्मेसी को बेंगलुरु के पहले सुपर स्टोर और मॉल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पीन से लेकर कार तक, विदेशी कपड़ों से लेकर विदेशी फल और सब्जियां तक मिला करती थी। सामान यूरोप से आयात किया जाता था। दूर दराज के क्षेत्रों के संभ्रांत लोग यहाँ खरीदारी करने आते थे। बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों में हाजी उस्मान का ओपेरा थिएटर काफी पॉपुलर था। यहाँ पर केवल अंग्रेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती थी। बड़ी संख्या में अंग्रेज दर्शक भी पहुंचते थे। बेंगलुरु के आसपास के बहुत से स्कूल ऐसे थे जिनका निर्माण हाजी उस्मान ने ही करवाया था। इस तरह से देखा जाए तो विरासत में मिली कारोबार को हाजी उस्मान सेठ ने खूब आगे बढ़ाया। एक समय था जब वो अंग्रेजी हुकूमत के सबसे अमीर भारतीयों में एक माने जाते थे। साल 1919 में उनका परिचय अली बंधुओं और महात्मा गांधी से हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 1920 में जब स्वतंत्रता आंदोलन में पैसे की कमी होने लगी, उस दौरान अली ब्रदर्स, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने उस्मान सेठ से मुलाकात की और मदद की दरख्वास्त की। हाजी उस्मान सेठ ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और महात्मा गांधी के हाथों में एक ब्लैंक चेक और 10 किलो सोने के जेवरों से भरा बैग थमा दिया। सोचिए क्या जज्बा और जुनून रहा होगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि आप निश्चिंत रहें, मेरे पास जो कुछ भी है वो देश की आज़ादी के लिए ही है। जब भी देश को जरूरत होगी मैं उसे निसंकोच देने के लिए तैयार रहूंगा। उन्होंने अपना ये वादा मरते दम तक निभाया। असहयोग आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की तो उन्होंने अपने स्टोर के लिए विदेशी सामानों का आयात करना रोक दिया। बड़ी तादाद में विदेशी कपड़ों को जला दिया। अपने ओपेरा थिएटर में अंग्रेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी हुक्मरान इनसे नाराज होने लगे और इन्हें तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। फिर भी उन्होंने इसकी कोई फिक्र नहीं की। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे उस्मान सेठ भी व्यापार से दूर और देश के करीब होते चले गए। ऐसे में उन्हें वो दौर भी देखना पड़ा जब उनकी रईसी तंगहाली में बदल गई। लेकिन उन्होंने इस तंगहाली और बर्बादी का ना कभी जिक्र किया, ना कभी फिक्र किया। एक ऐसा भी वक्त आया जब देश को आर्थिक मदद की फिर जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को ही गिरवी रख दिया। इससे जो धन प्राप्त हुआ उसे इन्होंने फिर से देश की सेवा में लगा दिया। कभी 27 बंगलों के मालिक, 7,000 करोड़ की संपत्ति के वारिस हाजी उस्मान सेठ की जब 1932 में मौत हुई तो उनके सर पर अपने मकान का छत तक नहीं था। किराए के मकान में उन्होंने दम तोड़ा। कहा जाता है कि जब उनका जनाजा निकला तो कई किलोमीटर तक सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लग गई थी। लोगों का भारी हुजूम और भीड़ उनका अंतिम दर्शन देने पहुंचा। यही उनकी कमाई थी, यही उनकी विरासत थी। महात्मा गांधी ने हाजी उस्मान सेठ की दानवीरता के बारे में कहा था कि हाजी उस्मान सेठ के हम सभी कर्जदार हैं, इनके एहसानों का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। आजादी का एक ऐसा वीर नायक आज इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुका है। जिस व्यक्ति की दानवीरता की कहानी किताबों के पहले पन्ने पे होनी चाहिए थी वो लोगों की स्मृति तक से गायब हो चुका है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करते हैं कि आजादी के ऐसे महान नायक के संघर्ष, जज्बे और जुनून की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि लोग ये जान सकें कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी मुश्किलें उठाई हैं। ये आज़ादी हमें यूं ही थाली में सजाकर नहीं मिली है। जय हिंद।